गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग। हाँ बेटा, कल हम लोग बात कर रहे थे, अगर याद हो आप लोगों को, तो हम बात कर रहे थे पराग कोश के बारे में, पराग कोश की संरचना के बारे में। ठीक है। और हमने शुरुआत तो कर ही दी थी कि पराग कोश की अगर संरचना का अध्ययन करें तो इसके एक प्रारूपिक पराग कोश जो है उसके अंदर चारों कोनों पर 4 लघु बीजाणुधानियां दिखाई देती हैं। ठीक है। और जितनी भी लघु बीजाणुधानियां हैं उनकी रूपरेखा जो है गोलाकार होती है। याद आया? ठीक है। और हमने पॉइंट डाला था, अगर सबको याद हो, तो हमने कहा था कि जो लघु बीजाणुधानी जो है, लघु बीजाणुधानी जो है यानी माइक्रोस्पोरेंजिया, क्योंकि 4 लघु बीजाणुधानियां होती हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया, जिनकी रूपरेखा गोलाकार दिखाई देती है। ठीक है। आवाज आ रही है ना सभी को बेटा? हाँ, एक बार चेक करके बताओ, क्लियर है आवाज? आवाज अच्छी है, क्लियर है ना? ठीक है। ओके। तो हमने कहा था कि लघु बीजाणुधानी जिसकी रूपरेखा जो है वो गोलाकार दिखाई देती है, उसके कितने भाग होते हैं बेटा? कल अपने बनाए थे, हमने कहा था कि इसके 2 भाग है अनुप्रस्थ काट में। ठीक है, 2 भाग है। एक था परागकोश भित्ति। नहीं बेटा, कुछ मिस नहीं हुआ है। एक है परागकोश भित्ति यानी एंथर वॉल। लास्ट यहीं तक चला था अपने, एंथर वॉल। और दूसरा मैंने बताया था परागकोश भित्ति से घिरा हुआ बीजाणु जन ऊतक, बीजाणु जन ऊतक यानी स्पोरोजीनस टिश्यू। टिश्यू। अब हम बात करें अगर कि परागकोश भित्ति क्या है, किसे कहेंगे परागकोश भित्ति, तो जैसा सब लोग जानते हैं कि परागकोश भित्ति लघु बीजाणुधानी के चारों ओर उपस्थित जो है आवरण है। यानी एक तरह से हम ये कह सकते हैं प्रत्येक लघु बीजाणुधानी के बाहर उपस्थित आवरण है, और इसमें बाहर से भीतर की ओर 4 परतें होंगी। ठीक है ना बेटा? तो हम ये कहते हैं परागकोश भित्ति प्रत्येक लघु बीजाणुधानी यानी माइक्रोस्पोरेंजिया के चारों ओर उपस्थित आवरण। और इसमें बाहर से भीतर की ओर, इसमें बाहर से भीतर की ओर हमें कितनी परतें दिखाई देंगी? अगर हम कहें बाहर से भीतर, ठीक है, हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा। चार परतों से बना है। और ये 4 परतें जो है उनके नाम है, सबसे पहला है एपिडर्मिस यानी अधिचर्म। ठीक है। दूसरा सेकंड नंबर पर वो है एंडोथीसियम यानी अंतस्थीशियम।
फिर है मध्य परतें यानी मिडिल लेयर्स। ठीक है बेटा, मिडिल लेयर्स। ओके बेटा, मिडिल लेयर्स, मध्य परतें। डायग्राम सबके पास है ही, कल जो बनाया था अपन ने, कल जो बनाया था ना बेटा अपन ने, वो हमने अभी अपरिपक्व का ही बनाया था। परिपक्व के भी बात करेंगे आज अपन। परिपक्व जो पराकोश होगा उसमें हमें क्या दिखेगा, लेकिन पहले अपरिपक्व की ही बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे भीतरी परत जो है वो क्या है बेटा, टैपिटम है। इससे पहले कि हम आगे पढ़े, देखो एनसीईआरटी पे थोड़ा फोकस ढंग से कीजिए। अगर मैं कहूं कि बाहर की जो चार परतें दिख रही, क्वेश्चन कहां से निकलेगा, क्वेश्चन ये निकलेगा कि अगर इसमें बाहर से भीतर की ओर अगर परतों, एक मिनट बेटा रुकना, कोई अर्जेंट कॉल है, एक मिनट बेटा, अर्जेंट कॉल है, एक मिनट। हाँ चलिए छोड़िए। हाँ, तो मैं अगर क्या कह रहा हूं कि इसमें बाहर से भीतर की ओर जो परतें हैं, जैसे बाह्य त्वचा है, अधिचर्म है, फिर मध्य परतें हैं, फिर टैपिटम है, सॉरी अंतःस्थितियम है, फिर मध्य परतें और टैपिटम है। तो इसमें पहली जो तीन जो परतें हैं ना बेटा, ध्यान रखना, पहली तीन परतें हैं, एक दो तीन और ये वाली पहली तीन परतें, ये पहली तीन परतें जो है ना, सुरक्षा का कार्य करती है। क्या कार्य करती है, सुरक्षा। तो अगर क्वेश्चन आता है कि परागकोश की भित्ति में सुरक्षात्मक परतों में कौन कौन आएगा, तो आप इन तीनों को नाम लोगे। लेकिन साथ साथ में, सुरक्षा के साथ साथ परागकोश के स्फुटन में भी सहायक होती है। हालांकि मैं आपको एक बात कहूंगा कि परागकोश के स्फुटन में इन सब में सबसे बड़ा रोल इसका है, वो भी बताऊंगा। सबसे बड़ा रोल जो है ना वो इसका है बेटा। अभी ज्यादा नहीं हुआ है, थोड़ा सा ही हुआ है, तो आप इन तीनों के सामने जरूर लिखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट, वेरी मोस्ट। ये जो तीनों पढ़ते हैं, ठीक है, क्या है, क्या कहेंगे इनको, परागकोश की भित्ति की, क्या है ये, सुरक्षात्मक परतें हैं। पहले तो ये आपको पता चाहिए, ये सुरक्षात्मक परतें हैं, यानी प्रोटेक्टिंग लेयर्स है। ओके, याद रहेगा। लेकिन साथ ही ये क्या भी काम करेंगी, साथ ही परागकोश के स्फुटन में भी सहायक होती हैं। परागकोश जो है के स्फुटन में, डेसेंट में, डेसेंट में, स्फुटन में सहायक होती हैं। यानी अगर आपसे पूछा जाए पहली तीन परतें जो है उनके अंदर तो सुरक्षा भी कर रहे हैं और स्फुटन में भी काम आ रही है। ठीक है बेटा, बताइए कोई दिक्कत, ये वाला पॉइंट आपको भूलना नहीं है किसी भी कीमत पर। ठीक है, चलिए। और जो सबसे अंदर वाली जो परत है, सबसे अंदर वाली परत, सबसे अंदर वाली परत, बाकी सभी को सुनाई दे रहा है, इसलिए आपके पास कोई समस्या है तो आप देखिए एक बार। सबसे भीतरी परत जो है वो पोषक परत है। क्या है, यह परागकोश की सबसे भीतरी व पोषक परत है। सबसे भीतरी पोषक परत है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर इसको पोषक परत क्यों कहते हैं। पोषक परत इसलिए कहते हैं बेटा, क्योंकि परागकोश के अंदर जो बीजाणु जन ऊतक होगा ना बेटा, और बीजाणु जन ऊतक की कोशिकाएं जब विभाजन करेंगी तो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या बनाएंगी, लघु बीजाणु या परागकण बनाएंगी। तो ये जो लघु बीजाणु या परागकण जो बनेंगे, परिवर्धनशील लघु बीजाणु या परागकण है, उनको पोषण देने का कार्य करती है। तो पोषक परत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह परिवर्धनशील परागकणों को पोषण प्रदान करती है। ठीक है, चलिए। अब ज्यादा नहीं, अधिचर्म बेटा एकल स्तरीय परत होती है,
अधिचर्म की अगर मैं बात करूं बेटा, तो अधिचर्म केवल सिंगल लेयर ही होती है। और जैसा आप सब जानते हैं, एनाटॉमी में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि अधिचर्म की जो कोशिकाएं होती हैं वो मृदुतकी कोशिकाओं से बनी होती है, जो कि पास पास सटी हुई होती हैं। बहुत अच्छे से आप जानते हो, तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है कि अधिचर्म क्या होती है। तो बस इतना ध्यान रखना है, यहाँ पर अधिचर्म जो होगी, है ना, परागकोश की भित्ति में अधिचर्म, बस आपको ध्यान रखना है कैसी परत है बेटा, ये एकल स्तरीय मृदुतकीय परत, सिंगल लेयर्ड पैरेनकाइमेटस। ठीक है, एकल स्तरीय मृदुतकीय परत कह सकते हैं, पैरेनकाइमा से बनी हुई, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, परिवर्धनशील का मतलब होता है बेटा कि कोई भी, जब जैसे मान लो अपन ने कहा कि परागकोश के अंदर जो लघु बीजाणु मात्र कोश का विभाजन करेंगे, इसी का ध्यान दीजिएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उनके विभाजन से जो सेल्स बनेंगी, ठीक है, मियोसिस से मान लो सेल्स बनी, जिनको अपन ने कहा क्या, माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोर धीरे धीरे पोलन में चेंज होगा, नहीं होगा बेटा, इसी का माइक्रोस्पोर पोलन में चेंज होगा ना। तो उस समय पोलन की जैसे वॉल है वो बनना चालू होगी, है ना। उसके अंदर जैसे अपन पोलन की वॉल में जो कहते हैं ना, बाह्य चोल जो होती है, एक्साइन जो होती है, उसमें स्पोरोपोलेनिन बनेगा। तो परिवर्धन इसका मतलब डेवलपिंग, डेवलपिंग डेवलपिंग स्पोर जो होंगे, डेवलपिंग जो पोलन है, उनको पोषण देने का काम करेगी। ठीक है, ऐसे। ओके, ये वाली बात आ गई समझ में यहां तक। अच्छा, अधिचर में आपको बस एक ही लाइन याद रखनी, ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, हाँ बेटा, अधिचर्म जो होती है ना बेटा, कंटिन्यूअस लेयर ही तो होती है, लेकिन ये फट जाएगी बाद में, है ना बेटा। अगर हम कहें अधिचर्म क्या होती है, एक सतत परत ही तो होती है, लेकिन पकने पर क्या हो जाता है, बाद में फट जाती है, वो अलग बात है। अभी तो फिलहाल अगर अपन कहें, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जब पक जाएगी, पराकोश फट जाएगा, तो जाकर वो क्या हो जाएगी, हट जाएंगी। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर पर अगर बात करता हूं, अंतस्थिशियम। एंडोथीसियम जो है, यह भी एकल स्तरीय परत है, सिंगल लेयर्ड है। लेकिन खास बात ध्यान रखना, जो अंतस्थिसियम, जो एंडोथीसियम बनाई थी, डायग्राम देखिए जो कल बनाया था, उसमें ध्यान रखना कि एंडोथीसियम की जो सेल्स होती है ना, उनके अंदर की तरफ की जो वॉल होती है, अंदर की वॉल, ठीक है, भीतरी जो भित्ति जो होती है, इनर जो वॉल होती है, वहां पर अल्फा सेलुलोज नामक जो सब्सटेंस होता है ना, उसका डिपोजिशन पाया जाता है। अल्फा सेलुलोज नाम का एक कार्बोहाइड्रेट होता है, उसका स्थूलन पाया जाता है, जिसकी वजह से ही ये जो एंडोथीसियम यानी अंतस्थिसियम जो होती है ना, वो आर्द्रता ग्राही प्रकृति की होती है, आर्द्रता ग्राही प्रकृति की होती है। तो ध्यान रखना है, एक वेरी मोस्ट पॉइंट यहाँ पर भी, अंतस्थिसियम यानी एंडोथीसियम की कोशिकाओं की भीतरी यानी अंदर वाली भित्ति, भित्ति पर अल्फा सेलुलोज नामक पदार्थ का, जो कि एक पॉलीसेकेराइड है। हाँ बेटा, क्या हुआ? हम्म, अगर दिक्कत है तो उसको एक बार चेक कर लो।
है ना। अल्फा सेलुलोज नामक पदार्थ का क्या पाया जाएगा? पॉलीसेकेराइड। हाँ बेटा, स्थूलन पाया जाता है, जिसके कारण ही एंडोथीसियम कैसी होगी बेटा? आर्द्रताग्राही प्रकृति की, है ना। एंडोथीसियम जो होगी किस नेचर की होगी? आर्द्रताग्राही, हाइग्रोस्कोपिक। ठीक है, होती है। तो यहां पर बेटा अभी एक बात और बताऊंगा, यहां तक लिख तो लो एक बार, एक बार यहां तक लिख देना। आर्द्रताग्राही प्रकृति की एंडोथीसियम किसकी वजह से बेटा? अल्फा सेलुलोज नामक पदार्थ जो होता है ना, उसके निक्षेपण की वजह से। ठीक है ना। एक मिनट रुको, मैं एक बार, ऑफिस से कॉल आ रहा है, एक मिनट रुकना, आप लोग लिखो, है ना, एक मिनट लिखो। चलिए, डन हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्थूलन में स्फुटन की प्रक्रिया मैं सब समझाऊंगा, आप बस सुनते रहिए, आपके एक एक डाउट है ना क्लियर हो जाएंगे। पहले बताइए, पेज हो गया क्या? अभी चर्चा करेंगे सारी बातें। चलिए, अब ना एक काम करते हैं, कल वाला सुनो पहले, एक मिनट ना, कल वाला डायग्राम मेरे पास अभी है तो नहीं, लेकिन एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ कुछ बात बताने के लिए। जैसा सबको याद होगा, कल जो मैंने डायग्राम बनाया था एक लघु बीजाणुधानी का, अभी पूरे परागकोश का दोबारा बना लेंगे। तो अगर एक लघु बीजाणुधानी है तो बेटा इसमें सबसे बाहर क्या होगा बेटा? एपिडर्मिस है। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी बता देता हूँ कि कल बना लिया था ये। उसके बाद में एंडोथीसियम है। अभी तो जल्दी से बता रहा हूँ कि मुझे कुछ स्पेशल बात बतानी है आपको। फिर मिडिल लेयर से, और अंदर अंदर जो होगी वो टैपिटम होगी। अभी थोड़ी देर के लिए केवल एक बात सुनिएगा, है ना बेटा, ध्यान से। बेटा ये अधिचर्म है ना, अधिचर्म, अगर कल याद हो तो कल मैंने जब लघु बीजाणुधानी का विकास पढ़ाया था, सुनो एक बार, कल मैंने आपको, बेटा अभी बता देते हैं पेज तो दोबारा, लेकिन पहले मुझे समझा देने दो, मैं अभी बता दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट दिला दूंगा, चिंता ना करो, पहले अभी स्क्रीनशॉट दे दूंगा, है ना, लास्ट जाते जाते सब मिल जाएगा। जो कल वाली बात थी, कोई मुझे बताएगा कि कल जब मैंने आपको बताया था कि जो परागकोश जो होता है ना, शुरू में गोलाकार आकृति का होता है और धीरे धीरे वो आयताकार होने लगता है, और उस पर चार कोने दिखाई देना चालू हो जाते हैं, और चारों कोनों पर अधिचर्म के ठीक नीचे कुछ हाइपोडर्मल सेल्स जो होती है ना, प्रप्रसूतक कोशिका यानी आर्किस्पोरियल सेल्स के रूप में कार्य करने लगती है, याद आया? और मैंने ये भी कहा था कि इन आर्किस्पोरियल सेल्स से ही लघु बीजाणुधानी पैदा होगी, और हमने कहा था ऐसे विकास को क्या कहते हैं? यूस्पोरेंजिएट परिवर्धन कहते हैं, याद आ गया? लेकिन एक बात याद रखना, सोचो एक बार,
कि जब परागकोश शुरू में बना था तो अधिचर्म उसमें थी या नहीं थी? है बेटा पूजा बताइए। कल जब बात की थी परागकोश जब शुरू में बना था, मतलब अभी उसमें लघु बीजाणुधानियां तैयार ही नहीं हुई, उससे पहले थी क्या अधिचर्म? बिल्कुल थी। उसके नीचे की तो सेल्स जो पैदा हुई प्रप्रसूतक कोश का, उन्हीं से तो लघु बीजाणुधानी पैदा होगी ना। तो मैं अगर एक लाइन बोलूं कि परागकोश की भित्ति की कौन सी ऐसी परत है जो कि आर्की स्पोरियल सेल से पैदा नहीं हुई? सोचो। वेरी गुड, एपिडर्मिस। तो एक बात तो हमेशा ध्यान देनी है आपको कि ये जो एपिडर्मिस होती है ना, अधिचर्म जो होती है ना, ये आर्की स्पोरियल सेल से, यानी कहने का मतलब है जो प्रप्रसूतक कोशिका से पैदा नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि वो तो पहले से ही थी। परागकोश जब शुरू में स्टार्ट हुआ था उसी समय थी ये। क्लियर हुआ? तो एक तो ये नोट याद रखना पड़ेगा आपको जरूर, है ना। एक नोट लिखवा रहा हूं नॉलेज के लिए, जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या कहा मैंने? एक तो ये कहा मैंने कि एपिडर्मिस का विकास प्रप्रसूतक कोशिका यानी आर्की स्पोरियल सेल से नहीं होता। क्लियर है? मैं आप लोगों से ना एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, थोड़ा सुनिएगा। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए ना, जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, तब जो आपके दिमाग में अभी जो डाउट आ रहे हैं ना, तब पूछना। मुझे नहीं लगता कि आपके दिमाग में कोई ऐसा डाउट आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन जो चीज हमें अभी पूरी पता नहीं हो और फिर अगर पूछे तो कोई मतलब नहीं निकल पाता ना बेटा। जैसे पूजा एक बात बताऊं, अभी मैंने माइक्रोस्पोरेंजिया को कहा लघु बीजाणुधानी, तो लघु बीजाणुधानी के कितने भाग है? देखो यहीं के बच्चे जवाब देंगे, कोई भी एक जना जवाब दे। लघु बीजाणुधानी यानी माइक्रोस्पोरेंजिया जो होती है, जो कि पराग कोश के चारों कोनों पर होती है, इसके कितने भाग होते हैं? वेरी गुड, दो भाग। दो भाग होते हैं ना। एक तो है होती है भित्ति, और अंदर का ऊतक होता है वो बीजाणुजन ऊतक। तो स्पोरोजिनस टिश्यू तो वो है जो लघु बीजाणुधानी के अंदर है, और ये पूरी स्ट्रक्चर का नाम है लघु बीजाणुधानी। तो लघु बीजाणुधानी तो इस पूरी संरचना को कहेंगे, और बीजाणुजन ऊतक किसको कहेंगे? जो लघु बीजाणुधानी के अंदर जो कोशिकाओं का ग्रुप है, जिनकी कोशिकाएं पराकण बनाएंगी। ठीक है, तो दोनों चीजें अलग अलग होती है, लेकिन जब पढ़ लेना फिर पढ़े तो मजा आता है बेटा, है ना, ऐसे नहीं। तो यहाँ पर आर्की स्प्रेड सेल से नहीं होता है, एक तो ये बात ध्यान दीजिएगा बेटा। वो तो मौजूद रहेंगे। अब आगे अधिचर्म के नीचे कौन सी लेयर है, जल्दी बताइए। अधिचर्म के नीचे एंडोथीसियम। समझ में क्यों नहीं आएगा वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो एंडोथीसियम की एक सेल को निकाल लें, अगर आप लोग बोले तो यहां से एक सेल निकाल लेते हैं। ठीक है, यहां से एक कोशिका में निकाल रहा हूं एंडोथीसियम की, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये मान लो मैंने कहा एंडोथीसियम की एक सेल है, मान लो इसके पास में या दूसरी सेल है, या उसके पास में तीसरी सेल है। ओके बेटा, अधिचर्म नहीं है, अधिचर्म बाहर है। मान लो अधिचर्म बाहर है, उसको अपन नहीं सोच रहे हैं, ये अधिचर्म मान लो बाहर है। मैं जो बताने जा रहा हूं उस पर गौर करना। तो बेटा ये जो अंतस्थीसियम की जो सेल है ना, उसकी इनर वॉल है ये, इनर वॉल है ये वाली, अंदर वाली। और ये वाली जो वॉल होगी, ये वाली वॉल जो दो कोशिकाओं के बीच में, इसको कहते हैं स्पर्श रेखीय भित्ति। तो आप एक बार स्थूलन देखिए कैसे लगा हुआ है। ये ब्लू कलर में मैं दिखा रहा हूं क्या? एंडोथीसियम। ब्लू कलर में क्या दिखा रहा हूं? सॉरी, ब्लू कलर में अल्फा सेलुलोज दिखा रहा हूं। तो अगर मैं आपको ये बताऊं, इस डायग्राम को देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा
कि जो अंतःस्थिशियम की जो कोशिकाएं हैं उनकी आंतरिक जो भित्ति होती है, आंतरिक भित्ति, उस पर आंतरिक भित्ति तो ये वाली, ये तो आंतरिक भित्ति इनर वॉल है, और ये वाली जो वॉल है जो दो कोशिकाओं के बीच में, इसका नाम है स्पर्श रेखीय भित्ति, टेंजेंशियल वॉल। ठीक है, तो पहली बात तो ये जो अल्फा सेलुलोज जो होता है ना, अल्फा सेलुलोज जो एक पॉलीसेक्राइड है का स्थूलन एंडोथीसियम की आंतरिक तथा स्पर्श रेखीय भित्ति पर होता है। ठीक है, नहीं इसमें कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, अगर ध्यान, मैंने केवल ये बताने के लिए बताया कि आखिर कहाँ होगा। चलो अब आगे सुनिए। जब अपन ने कल परागकोश का ये वाला डायग्राम बनाया था, कल वाली बातें हैं बेटा, कल वाला डायग्राम कल बना चुके हैं बेटा, ये तो अगर किसी को ध्यान हो तो ये परागकोश जो है अभी भी अपरिपक्व का ही डायग्राम बना रहा हूं, कल वाला रिपीट हो रहा है बेटा। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं कहूं कि आपको पता है अंतःस्थिशियम पूरे में होगी, लेकिन ये वाली जो जगह दिख रही है ना, ये वाली जगह, ये वाली जगह, यहीं से तो परागकोश का स्फुटन होगा। परागकोश का स्फुटन कहां से होगा? यहीं से होगा, इसी जगह से फटेगा। याद करो क्रॉस डायग्राम दिखाया था। तो ये वाली जो स्फुटन स्थल जो है, जो कि अनुदैर्ध्य भित्ति बताई थी मैंने, स्फुटन स्थल जो है, लाइन ऑफ डेहिसेंस अगर कहें, इस जगह की जो एंडोथीसियम होती है ना, वहां पर अल्फा सेलुलोज नहीं होता है, याद रखिएगा। यहां से परागकोश फटता है, परागकोश की भित्ति फटती है, वहां पर अल्फा सेलुलोज नहीं होता है। तो जब ये फट जाएगी तब आपको यहां पर बताऊंगा कुछ सेल्स दिखाई देंगे जिनको कहते हैं स्टोमियम कोशिकाएं। तो इसका मतलब है, अगर मैं कहूंगा कि स्टोमियम कोशिकाएं क्या होती हैं, स्टोमियम सेल्स, स्टोमियम कोशिकाएं यानी पूरी की पूरी एंडोथीसियम जो होगी, पूरी की पूरी अंतःस्थिशियम जो होगी, उसमें जहां से परागकोश फटता है उस स्थान की जो अंतःस्थिशियम जो होगी, उसमें आपको क्या नहीं मिलेगा? अल्फा सेलुलोज नहीं मिलेगा इस जगह, ऐसे इस जगह भी। तो ध्यान रखिए स्टोमियम कोशिकाएं, कि हाँ ये बेटा लिखना ही है। स्टोमियम कोशिकाएं क्या है? तो अंतःस्थिशियम की वे कोशिकाएं, अंतःस्थिशियम कि वे कोशिकाएं जहां परागकोश का स्फुटन होता है, वहां अल्फा सेलुलोज क्या होता है? अनुपस्थित होता है। और ऐसे सेल्स को क्या कहते हैं? जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें स्टोमियम कोशिकाएं कहते हैं। तो अब समझ में आएगा कि आखिर आखिर परागकोश यहां से क्यों फटा। सीधी सी बात है, परागकोश की पूरी दीवार में एंडोथीसियम है, पूरी दीवार में एंडोथीसियम है। मान लो मैंने कहा एंडोथीसियम जो है पूरी दीवार में चारों तरफ है। ठीक है, ओके, पूरी दीवार में एंडोथीसियम है। लेकिन हमने क्या कहा?
जहां से परागकोश फटेगा उस स्थान की एंडोथीसियम होगी तो सही, वहां पर एंडोथीसियम। ऐसा तो मैंने कहा नहीं कि एंडोथीसियम होगी नहीं, एंडोथीसियम तो होगी, लेकिन वहां पर अल्फा सेलुलोज होगा नहीं। अब क्या होगा कि मान लीजिए वातावरण में जैसे जैसे परागकोश फट रहा है, हाँ बिल्कुल लाइन ऑफ डाइस है, मान लो जैसे जैसे परागकोश परिपक्व होगा तो ये जो है बेटा, और क्या इंग्लिश में यूज करूं, दिख नहीं रहा है, एंडोथीसियम स्टोमियम सेल्स दिख रहा है यूज में। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होकर आपको पता नहीं है कि कैसे यूज में लेते हैं। जब यहाँ पर स्टोमियम सेल्स लिखा है तो और क्या टर्म, एंडोथीसियम लिख चुके हैं अपन। मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान मत दो, फालतू बातों पे ध्यान दो। इसी वजह से तुम लोग ध्यान नहीं देते हो पूरा, एनसीईआरटी समझ में नहीं आती आप लोगों को। दोनों चीजें यूज में ले रहे, लिखना तो हिंदी में ही पड़ेगा ना। चलिए अब ध्यान दीजिए इधर, मैं कह रहा हूं कि परागकोश यानी एंथर जो है उसकी जो भित्ति जो है उसमें अंतस्थीसियम है, लेकिन ये वाली जो जगह है, ये वाली जो जगह है, इस स्थान पर जो एंडोथीसियम होती है उसमें क्या नहीं पाया जाता है, अल्फा सेलुलोज नहीं पाया जाता है। ठीक है ना बेटा। तो अगर अल्फा सेलुलोज नहीं होगा तो क्या होगा, दिमाग लगाओ, जैसे जैसे परागकोश परिपक्व होगा, मैच्योर होगा, तो इनसे वाटर बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा, है बेटा, वाटर बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा, पहले तो ये सोचो। चलिए बताइए कौन सी, अगर ये अंतस्थीसियम की सेल्स हैं तो इन सेल्स की कौन सी दीवार से वाटर निकलेगा। अब इस डायग्राम को ऊपर वाले को देखो, बाहर की तरफ से निकलेगा या अंदर की तरफ से निकलेगा, सोचो। बाहर की तरफ से, क्यों, क्योंकि बाहर वाली वॉल पर अल्फा सेलुलोज नहीं है, तो ऐसे में इनसे बाहर वाली दीवार पतली है ना, तो वाटर बाहर निकलेगा। और जब इन सेल से वाटर बाहर निकलेगा, क्योंकि आर्द्रताग्राही प्रकृति के, वाटर बाहर निकलेगा, सूखने पर जल का निष्कासन होगा, तो ऐसे में पूरी की पूरी अंतस्थिसियम में खिंचाव पैदा हो जाएगा। खुद सोचने वाली बात है, जब सर्दी के दिन होते हैं, हम धूप में बैठे रहते हैं, तो हमारा जो स्किन जो है, उस स्किन से अगर मान लो वाटर बाहर निकल रहा है, सपोज करो ड्राई कंडीशन है, सूखा है, तो ऐसे में स्किन में पानी की कमी अगर हो गई है, मॉइस्चर उड़ गया, तो स्किन फटने लग जाती है, नहीं लग जाती है। तो हम तो क्या कर लेते हैं, ऑयल लगा लेते हैं। लेकिन यहां पर अगर मान लो अंतस्थिसियम की कोशिकाओं से जल का निष्कासन होगा तो क्या होने लगेगा बेटा, खिंचाव। अब सोचने वाली बात है, पूरी अंतस्थिसियम में खिंचाव पैदा होगा, और कहते हैं ना जो कमजोर कड़ी होती है वो ही तनाव में टूटती है। जीवन में हम कहते हैं जो कमजोर होता है वही तो टूटता है, जो मजबूत होता है वो तो नहीं टूटेगा। अब आप खुद सोचिए, पूरी अंतस्थिसियम में जब खिंचाव पैदा होगा तो ऐसी स्थिति में कौन सी सेल्स है जिनके अंदर अल्फा सेलुलोज नहीं है। आप बोलोगे यहाँ की, इस जगह की, तो स्टोमियम सेल्स दूर दूर हो जाएंगी, एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगी। तो यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर इस वाले स्थान पर, इस वाले स्थान पर जहां पर मैंने स्फुटन स्थल लिखा है ना, लाइन ऑफ डेहिसेंस जिसको कहते हैं, उस वाले स्थान पर यहाँ पर कोशिकाएं अलग अलग हो जाएंगी। हाँ, तो ये जब अपन परिपक्व डायग्राम बनाएंगे तब मैं स्टोमियम सेल्स दिखाऊंगा, आपकी बुक में डायग्राम में भी है। अभी बताइए जो लिखा है समझ में आया क्या। तो स्टोमियम कोशिकाओं का कार्य क्या हुआ, कोई भी पूछे स्टोमियम कोशिकाओं का कार्य क्या हुआ, तो आप बोलोगे कि परागकोश के स्फुटन में हेल्प करना। आई ना बात समझ में, तो ये जरूर ध्यान रखनी है। ठीक है, डेहिसेंस में हेल्प करना। चलिए आगे चलते हैं। तो बेटा ये दो परतें हो गई, कौन कौन सी परतें हो गई, अधिचर्म हो गई, और सेकंड नंबर पर क्या हो गया बेटा, यहां नहीं होता, केवल यहां पर, नीचे ऊपर क्या होता है, कल बताया तो था कि परागकोश ऐसा होता है, इस टाइप से डायग्राम में बताया था, नीचे ऊपर क्या होता है, ये तो पाली होती है, लोब होती है। इस जगह लाइन ऑफ डेहिसेंस है, ये लाइन ऑफ डेहिसेंस, ये वाली जगह, इस वाली जगह को कहेंगे ना अनुदैर्ध्यधारी, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, इस तरीके से। तो फटने का काम यहीं से होगा, इस जगह से। अभी मेच्योर डायग्राम आ जाएगा बेटा, उसमें तुम देख लेना। चलिए अब, ठीक है, चलिए अब दो हो गए, अधिचर्म भी हो गई, एंडोथीसियम भी हो गई। अब सेकंड बताओ, थर्ड लेयर का नाम बताइए, बाहर से भीतर चलते हैं। थर्ड लेयर का नाम क्या है, मिडिल लेयर। कल वाला डायग्राम बना हुआ है सबके पास, कल वाला डायग्राम बना हुआ है सबके पास, बना हुआ है ना। तो चलिए बने हुए में डायग्राम में आप देखिए, मैंने यहाँ पर बनाई थी मिडिल लेयर्स,
और मिडिल लेयर में ज्यादा कुछ मत याद रखो, बस इतना याद रखना, ये 1 से 3 स्तरीय परत होती है, 1 से 3 स्तरीय परत होती है और अल्पकालिक होती है। यानी जब पराकोष परिपक्व होगा तो अधिचन भी फटेगी, अंतस्थिसियम अपने इस अनुदैर्ध्य धारी वाले स्थान से फट जाएगी और मिडिल लेयर भी धीरे धीरे गायब होने लगेंगी। ठीक है, तो ये अल्पकालिक होती है, मैच्योर डायग्राम में देखना ये नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, तो लिखूं, अब हटा दूं पेज, हटा दो इसको, पेज को वापस से मैं जूम इन कर दे रहा हूं, जूम आउट सॉरी। ठीक है, चलो, तो अब मैं लिखूंगा तीसरी लेयर का नाम, जिसका नाम है मध्य परतें, मिडिल लेयर्स। मध्य परतों में क्वेश्चन बस इतना है, क्या क्या बेटा, 1 से 3 स्तरीय परत है, और बेटा ये जितनी भी परतें होती है ना पैरेनकाइमेटस होती हैं, क्या होती हैं बेटा, पैरेनकाइमेटस, सबको पता है, 1 से 3 स्तरीय। ठीक है, और दूसरा अल्पकालिक होती है, अल्पकालिक परत है, यानी ये क्या होगा, समय के साथ साथ खत्म हो जाएगी, शॉर्ट लिव्ड है बस। चलो, अब चौथी परत का नाम क्या है, वो है टेपिटम। जैसे मैंने आपको बोला, टेपिटम जो है वो एक पोषक परत है। टेपिटम क्या है, परागकोश की भित्ति की सबसे भीतरी परत, यानी एंथर वॉल जो है, एंथर वॉल जो है कि सबसे भीतरी पोषक परत, ये सबको याद है, लेकिन अब वो तो बेटा पोषण में हेल्प करती है। ठीक है, टेपिटम की कोशिकाओं को न्यूट्रिशन देने का काम यहीं से होता है, लेकिन आप एक्स्ट्रा जानना क्यों चाहते हो, जब आपसे एनसीईआरटी कवर हो तो बताओ। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं ध्यान दें, टेपिटम की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, यहां से नीट में क्वेश्चन आ सकता है कि टेपिटम की कोशिकाओं की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो कोशिकाएं जो है ना, उनमें जीव द्रव्य जो होगा ना बेटा, वो होगा सघन। क्या होगा, जीव द्रव्य कैसा होगा, सघन होगा पहले नंबर पर। दूसरा, इनमें केंद्रक न्यूक्लियस जो होंगे एक या अधिक होंगे, और कोशिकाएं बहुगुणित होती हैं। क्या होती है बेटा, बहुगुणित, बहुगुणित यानी पॉलीप्लॉइड होती हैं। इसकी वजह बेटा बताना जरूरी है, एनसीईआरटी में तो शायद बहुगुणित शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ होगा, लेकिन या तो विशेषताओं में पहले क्या बात बताई मैंने कि जीव द्रव्य क्या होता है, सघन होगा, यानी कंडेंस्ड होगा। साइटोप्लाज्म बोलो चाहे प्रोटोप्लाज्म बोलो, एक ही बात है बेटा अभी तो फिलहाल। दूसरा, केंद्रकों की संख्या क्या होगी बेटा, केंद्रकों की संख्या कितनी बताई, मल्टी न्यूक्लिएटेड है ना, एनसीईआरटी क्या करी, मल्टी न्यूक्लिएटेड तो है, एनसीईआरटी क्या करिए, एक या एक से अधिक, मुझे तो इस बात का जवाब दो, सीधी सी बात है, तो दो भी तो हो सकती है ना, दो भी तो हो सकती है, तो इसलिए एक से अधिक शब्द का इस्तेमाल करेंगे पहले। अब आप चाहे मल्टी न्यूक्लिएटेड लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को क्या बोला जाता है, याद है, संकोशी की अवस्था, सिनोसाइट या सिंसिशियल जो भी शब्द का, तो यहां पर सिंसिशियल शब्द का इस्तेमाल होगा। ठीक है,
सिनोसाइड भी कह सकते हैं, सिंसाइशियम भी कह सकते हैं, वो डिपेंड करता है कैसे बन रही है ना। और तीसरी चीज यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, बहुगुणित होती हैं, बहुगुणित पॉलीप्लॉइड। अब बेटा जैसे आप लोगों के पास में बुक हो तो एक शायद लाइन लिखी है कि टेपिटम की कोशिकाएं जो है ना, उनके अंदर बहुकेंद्र की अवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई, बहुत सारे केंद्र कैसे आ गए, उसका क्या कारण है। पहले तो द्विकेंद्र की है, फिर बहुकेंद्र की। तो आप सोच सकते हैं कि कोई भी जो टेपिटम की कोशिकाएं एक से अधिक है, तो इसमें कई कारण है बेटा, है ना राहुल। अकेला एंडोमाइटोसिस ही नहीं है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन भी बोलेंगे। मोस्ट अगर याद रखना है तो फ्री न्यूक्लियर को याद रखना है। एंडोमाइटोसिस भी हो सकता है और पॉलीटेनी भी होता है। पॉलीटेनी से बहुगुणिता पैदा होती है। तो इनके जो कारण है ना, कारण उसमें थोड़ा याद रखना है। पहला तो कारण ये मुक्त केंद्रिक, क्योंकि अपने क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी से, तो इसमें सबसे मोस्ट कारण है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, मुक्त केंद्रकीय विभाजन, मुक्त केंद्रकीय विभाजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, ये तो भूलना ही नहीं है। टेपिटम की कोशिकाओं में मुक्त केंद्र के विभाजन होते हैं। ठीक है, हाँ बेटा बिल्कुल, एक से ज्यादा बेटा प्रतिभा, है ना। ओके, आई ना बात समझ में। ये तो वेरी मोस्ट कारण है, क्योंकि नीट में अगर आएगा तो यही ऑप्शन ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, और भी कारण हो सकते हैं। एंडोमाइटोसिस, सुना है एंडोमाइटोसिस, अंतः समसूत्रण, सुना तो होगा। जो एडवांस पॉइंट ज्यादा पढ़ते हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा, है ना बेटा। बेटा जर्नली इसलिए लिखा है क्योंकि दो तो होंगे, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं प्रतिभा, है ना बेटा, बनेंगे। और पॉलीटेनी भी कारण है। लेकिन मैं ये कहूंगा बेटा, आपको अगर इतना भी याद रह जाए ना, क्वेश्चन अगर आता है और ऐसा पूछा जाए कि टेपिटम की कोशिकाएं किस प्रक्रिया द्वारा बहुगुणित होती हैं, तो मैं कहूंगा मुक्त केंद्र के विभाजन ही ऑप्शन में आएगा, ये नहीं आएंगे। क्योंकि इन दोनों शब्द का इस्तेमाल एनसीईआरटी में कहीं नहीं हुआ है। कहीं हुआ है तो बता दो। अगर यहां पर पॉलीटेनी बेटा अलग शब्द है। ये क्या होता है, जो डीएनए होता है ना, डीएनए, है ना, गुणसूत्र जानते हो, गुणसूत्र में दो क्रोमेटिड होते हैं, गुणसूत्र में दो क्रोमेटिड होते हैं ना। मेरी बात सुनो, मैं इसका मतलब केवल बोलूंगा, लिखाऊंगा नहीं। पॉलीटेनी का मतलब होता है जैसे किसी गुणसूत्र के अंदर दो क्रोमेटिड है, तो दो से ज्यादा क्रोमेटिड बन जाते हैं ना, तो उसको कहते हैं पॉलीटेनी। कभी तुमने पॉलीटीन गुणसूत्र सुना हो नाम, जिनको लार ग्रंथि गुणसूत्र कहते हैं, याद हो तो उसके अंदर बहुत सारे क्रोमेटिड पाए जाते हैं, बहुत सारे क्रोमोनिमा धागे पाए जाते हैं, इसलिए उसको कहते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम। एंडोमाइटोसिस भी टर्म आएगा वो, हाँ, इंसेक्ट्स में एंडोमाइटोसिस भी आपको पढ़ाएंगे, वैसे एनसीईआरटी में नहीं है, पढ़ाएंगे शायद केंद्रक आपके सेल डिवीजन वाले चैप्टर में, यहाँ पढ़ा भी दिया हो तो पता नहीं है। एंडोमाइटोसिस को अंतः समसूत्रण कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो कुल मिलाकर ये वाली बात तो आ जाएगी। फिलहाल पराकोष भित्ति हो गई है कंप्लीट। अब हम बात करते हैं दूसरा उत्तक, बताओ क्या है पराकोष भित्ति के अंदर का भाग, क्या होगा, इधर देखिए डायग्राम। पराकोष जो भित्ति है उसके अंदर का भाग, ये तो हो गया, मान लो अपन ने कहा कि ये तो हो गई टैपिटम। ठीक है, और इसके अंदर जो ऊतक होगा वो क्या है, बीजाणुजन ऊतक। तो अपनी हेडिंग डाल देते हैं, बीजाणुजन ऊतक। बीजाणुजन ऊतक क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू क्या है, तो आप बोलोगे पर प्रत्येक लघु बीजाणु धानी में, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक लघु बीजाणु धानी में पराग कोश की भित्ति से घिरा हुआ ऊतक क्या कहलाता है, बीजाणु जन ऊतक कहलाता है। और इस बीजाणु जन ऊतक की कोशिकाएं 2n होंगी या n होंगी, वाह बेटा वाह।
अच्छा, परागकोश की प्लॉइडी क्या होती है, एंथर की प्लॉइडी क्या होती है, एंथर की प्लॉइडी 2n होगी, एंथर वॉल की प्लॉइडी भी 2n होगी। तो बेटा बीजाणुजन ऊतक होता है ना, उसकी प्लॉइडी भी 2n ही होती है बेटा उत्कर्ष। ये जो है ना बीजाणुजन ऊतक जो होता है ना, उसकी प्लॉइडी जो होती है 2n होती है, बीजाणुजन ऊतक, स्पोरोजिनस टिश्यू। टेपिटम की प्लॉइडी भी, अगर टेपिटम की तो चलो बहुगुणित बता दी, वो तो कारण से बन जाती है बाद में। चलिए 2n हो गया ना बेटा, n नहीं होती है ना बेटा। चलो तो हेडिंग डाल देते हैं, बीजाणुजन ऊतक, स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या बोल रहे हो, सजातीय? हाँ, ये सजातीय का मतलब बेटा एक समान, जो तुम बोल रहे हो सही बोल रहे हो, कि यानी कहने का मतलब है लघु बीजाणु धानी के भीतर, यानी भित्ति के भीतर की तरफ जो भी कोशिकाओं का समूह जो होता है, जो कि अपरिपक्व अवस्था में दिखाई देता है, उसको कहते हैं। तो हम कहेंगे प्रत्येक लघु बीजाणु धानी में, प्रत्येक लघु बीजाणु धानी में परागकोश भित्ति से घिरा, घिरा सघन, यानी सघन का मतलब पास पास सटी, समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह। क्या कहलाएगा, स्पोरोजिनस टिश्यू। हाँ बेटा मृदुतकी होता है। कविता बोल रही है कि कैसे 2n होता है बेटा, अभी तक मियोसिस हुआ है क्या, अभी तक मियोसिस प्रोसेस हुआ है क्या, अगर पूरे प्रोसेस में अभी मियोसिस तो है, अब तुम बोलो सर एन होगी, तो बेटा मुझे बताओ बीजाणु कैसे पैदा होंगे। भाई अगर बीजाणुजन ऊतक की गुणिता n बोलोगे तो बीजाणु कैसे पैदा होंगे, सोचने वाली बात है ना, असूत्री विभाजन द्वारा होता है ना। तो ये 2n होंगी तभी तो होगा, n होंगी तो हो ही नहीं सकता। तो हमें ध्यान रखना है, मैं जो बता रहा हूं यही ध्यान रखिएगा कि परागकोश भित्ति के अंदर जो सघन रूप से व्यवस्थित जो होता है ना, कॉम्पैक्टली अरेंज जो होता है, समान प्रकार की यानी होमोजीनस सेल्स का जो ग्रुप होता है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कॉम्पैक्ट है ये एंड होमोजीनस प्रकार की कोशिकाओं का जो समूह है उसको कहते हैं क्या, बीजाणुजन ऊतक। और इसकी गुणिता क्या होगी 2n, है ना बेटा, क्या होगी, इसकी गुणिता होगी 2n, यानी ये 2n होता है, द्विगुणित कोशिकाओं का समूह होता है। और बेटा ये जो बीजाणुजन ऊतक होता है ना, उसकी कोशिकाएं किस रूप में कार्य करेंगी, ध्यान रखिएगा, स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोरोजीनस टिश्यू की कोशिकाएं, यानी जो सेल्स होती हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में कार्य करती हैं। लघु बीजाणु मात्र कोशिका, आप इनको ना पराग मात्र कोशिका भी कह सकते हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, या फिर क्या कह सकते हो आप, पराग मात्र कोशिका, पोलन मदर सेल भी कह सकते हैं, या फिर स्पोर मदर सेल भी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है बेटा, माइक्रो स्पोर मदर सेल, या आप कह सकते हो पोलन मदर सेल्स। शब्द कई बार आया हुआ है आपके पहले, कहलाती हैं या के रूप में कार्य करती हैं, के रूप में कार्य करती हैं, ठीक है। अब ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, हाँ बेटा बिल्कुल ही है ना, स्पोर मदर सेल की प्लॉइडी 2n ही होती है, n तो मैंने कभी नहीं सुनी, तुम लोग पता नहीं कहाँ से एन एन बोलते हो
लघु बीजाणु मात्र कोशिका इज ए एग्जाम्पल ऑफ मियोसाइट। मियोसाइट कोशिकाएं हमेशा 2n होती हैं क्योंकि वो मियोसिस द्वारा संरचना बनाती है। इनको ये मियोसाइट का एग्जाम्पल है बेटा। मियोसाइट, मियोसाइट कोशिका है ये एक प्रकार से। 2n ही होगी, n तो हो ही नहीं सकती ना। चलो अब आगे सुनिए। अब ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या काम करेंगी बेटा? अर्धसूत्री विभाजन करेंगी। और जब अर्धसूत्री विभाजन करेंगी तो उससे क्या बनेंगे? लघु बीजाणु बनेंगे। और ध्यान रखिएगा, इसका मतलब है लघु बीजाणु धानी के अंदर, ध्यान दीजिएगा, लघु बीजाणु धानी के अंदर बीजाणु जन ऊतक की जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं जब अर्धसूत्री विभाजन करती हैं तो क्या बनते हैं? बीजाणु। तो अब ये जो है ना, ये जो बीजाणु जन ऊतक दिख रहा है इससे क्या पैदा होंगे? बीजाणु। कौन से बीजाणु बनेंगे बेटा? लघु बीजाणु या गुरु बीजाणु? तो हम हेडिंग डाल देंगे लघु बीजाणु जनन। हेडिंग डालिएगा लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस यानी लघु बीजाणु जनन। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया तो आगे चलें। चलिए, आपने जिम्नोस्पर्म पढ़ा, आपने टेरिडोफाइटा पढ़ा, ये शब्द तो 50 बार आते रहे हैं, नई चीज तो है ही नहीं कि भाई पहली बार सुन रहे हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिए। कोई बात नहीं, पुराना भूल गए कोई बात नहीं, लेकिन आज जो चल रहा है उस पर तो फोकस कीजिए, है ना। पुराना भी याद आ जाएगा अपने हाथ के। हमें ना अपने खुद के साथ कंपटीशन करना है और इसलिए जरूरी है कि जो चीज है उसको रिकॉल करने की आदत डालो। पहले जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अगर वो पढ़ा हुआ रिकॉल करोगे तभी तो मजा आएगा, नहीं तो मतलब ही नहीं है। दुनिया भर की किताबें भी पढ़ लोगे तो भी मतलब नहीं जब तक आप रिकॉल नहीं कर पाते तो। चलिए ध्यान दीजिएगा, लघु बीजाणु जनन का मतलब क्या है? क्या कहेंगे? पराग कोश की लघु बीजाणु धानियों यानी माइक्रोस्पोरेंजिया में उपस्थित लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं जो कि कैसी होती है बेटा? 2n होती है ना, के अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन को अपन रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं ना, न्यूनकारी विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण क्या कहलाता है बेटा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि लघु बीजाणु जनन। अभी तक बेटा परागकोश है ना अपरिपक्व ही है, सब लोग ध्यान रखना है, अभी तक परागकोश परिपक्व नहीं हुआ है। और सीधा सा क्या हो रहा है? परागकोश की हर लघु बीजाणु धानी के अंदर जितनी भी लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं वो मियोसिस करके क्या बनाएंगी? लघु बीजाणुओं का निर्माण करेंगे, जिसको लघु बीजाणु जनन कहेंगे। अगर मैं आपको कहूं कि मान लीजिए कि ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब जब ये मियोसिस करेगी तो आपको सबको पता है कि मियोसिस का रिजल्ट क्या होता है, कोई बता सकता है? अर्धसूत्री विभाजन का परिणाम क्या होता है? चार क्या राहुल? चार क्या? चार क्या?
बेटा मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसका जवाब सीधा मिलना चाहिए। तुम लोग से ना जो क्वेश्चन पूछूं वो सुनो। मैंने बोला अर्धसूत्री विभाजन का परिणाम क्या होता है, मैंने ये नहीं पूछा कि यहाँ के अर्धसूत्री विभाजन से क्या होता है। वाह बेटा वाह। अर्धसूत्री विभाजन जब होता है ना तो उससे 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। क्वेश्चन जैसे पूछे ना वैसे जवाब दिया करो। 4 अगुणित पुत्री कोशिकाएं, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। समझे? आपने जूलॉजी में अंडजनन पढ़ा है नहीं पढ़ा है? ऊजेनेसिस पढ़ा है जूलॉजी में? उस ऊजेनेसिस, अच्छा सुना तो होगा, सुना तो होगा। तो ऊजेनेसिस की प्रक्रिया जब होती है तो उसमें 4 अगुणित कोशिकाएं बनती है नहीं बनती? मुझे तो इस बात का जवाब दो, 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं नहीं बनती हैं? वाह बेटा वाह। कई बोले नहीं बनती। अरे कैसे नहीं बनती? एक अंडाणु एंड 3 ध्रुवीय काय बनते हैं, एक ओवम और 3 पोलर बॉडी बनते हैं। नहीं बनते? बनते हैं ना, लेकिन वो समान नहीं होते। अंडाणु बड़ा होता है और ध्रुवीय काय छोटे होते हैं। बनते तो है ना, अगुणित कोशिकाएं 4 बनी नहीं बनी? शुक्र जनन नाम सुना? शुक्र जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस। उसमें एक स्पर्मेटोगोनिया जब डिवीजन करती है तो 4 शुक्राणु बनते नहीं बनते? समान प्रकार के बनते हैं ना वो। ऐसे ही जब अपन बीजांड का वर्णन करेंगे, ओव्यूल की बात करेंगे, तो ओव्यूल में मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करती नहीं करती? 4 मेगास्पोर बनते हैं, 4 मेगास्पोर 4 गुरु बीजाणु बनते हैं जो कि जिनमें से 3 नष्ट हो जाते हैं और एक बचता है। तो जब आपसे सीधी सी बात पूछ रहा हूं कि मियोसिस का परिणाम क्या है, तो आप बोलोगे 4 अगुणित कोशिकाएं। अब समान या असमान वो अलग बात है, क्या बन रही है वो थोड़ी पूछ रहा हूं मैं। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल जब मियोसिस करेगी तो ऐसे में बीजाणु कितने बनेंगे? जवाब दीजिए। जब इसमें मियोसिस होगा तो ऐसे में हमारे पास में 4 क्या बनेंगे बेटा? लघु बीजाणु बनेंगे। क्या बनेंगे? लघु बीजाणु। बेटा 4 जो लघु बीजाणु बनते हैं ना वो सारे के सारे आपस में चिपके रहेंगे। कितने मियोसिस? हे ईश्वर। बेटा मियोसिस जो है ना एक बार ही होता है, उसमें फर्स्ट मियोसिस और सेकंड मियोसिस होते हैं किसी भी कोशिका के अंदर। ये कोशिका अगर मान लो इसमें मियोसिस अगर होगा तो एक बार ही होगा, बार बार कोई समसूत्री विभाजन थोड़ी कि बार बार होता रहेगा। मियोसिस के 2 चरण होते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, खत्म कहानी। मियोसिस एक बार ही होगा, आगे माइटोसिस वो अलग बात है। चलो। हे ईश्वर कहाँ हो, मैं सोच रहा हूं। चलो अब फिलहाल ध्यान दीजिएगा। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल ने मियोसिस के कितने कितने बनाए माइक्रोस्पोर? जल्दी बताइए। माइक्रोस्पोर कितने बने? 4। अब ये 4 जो माइक्रोस्पोर जो बनेंगे वो आपस में चिपके रहेंगे। ठीक है, अब आप थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाना अगर हो तो, थोड़ा सा दिमाग लगाना। ज्यादातर क्या होता है कि जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं ना, द्विबीजपत्री पौधे, उनके अंदर क्या होता है कि जो 4 लघु बीजाणु बनते हैं ना वो ऐसे व्यवस्थित रहते हैं। देखो इस टाइप में। कितने लघु बीजाणु दिख रहे हैं बेटा इसमें? अभी कितने लघु बीजाणु दिख रहे हैं? अभी तो दिखाए नहीं है मैंने, अब दिखाऊंगा। अब देखो कितने लघु बीजाणु हैं यहाँ पर अपने पास में? 4 है। 4, 3 नहीं है बेटा, 4 है। एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक नीचे। पन्ने के पीछे देखोगे तो पता चलेगा, पन्ने के नीचे से देखोगे तो पता चलेगा, पीछे की तरफ है। ये 4 चतुष्फल की आकृति में व्यवस्थित है। समझ में आया? और कईयों के अंदर जो एक बीजपत्री होते हैं, आपकी बुक में देखना डायग्राम में ये वाला बना हुआ है जहां पर बहुत सारे लघु बीजाणु चतुष्क दिखा रखे हैं, उनमें से थोड़ा सा वहां पर थोड़ा डायग्राम में ऐसा दे रखा है, ऐसे इस तरीके से कि वॉल दिखा रखी है इसलिए, बाकी वो ये वाला चतुष्क बना रखा है अपने बुक में। तो मैं अगर कहूं कि क्या बने ये, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका ने मियोसिस किया तो क्या बने? लघु बीजाणु बने। लेकिन ध्यान रखना ये अथवा लिख दे रहा हूं, पहले मैं बोल रहा हूं और कर दे रहा हूं अथवा।
ये भी चतुष्क है, लघु बीजाणु चतुष्क। क्यों कहेंगे लघु बीजाणु चतुष्क? क्योंकि 4 लघु बीजाणु हैं आपस में चिपके हुए। बेटा पोलन टेट्राड बाद में कहेंगे मानस, मान रहा हूं कि इसको पोलन टेट्राड कह सकते हैं, लेकिन अभी नहीं कहूंगा मैं। अभी मैं इसको लघु बीजाणु चतुष्क ही कहूंगा। अब बोलो, पोलन तो तब जब वो मैच्योर हो जाता है तब बोलते हैं, अभी फिलहाल उतना लिखो। तो यहाँ कहने का मतलब है, गलत नहीं हो तुम भी सही हो, लेकिन जो पढ़ रहे हैं तरीके से उस हिसाब से सोचना है। तो ये बनेगा लघु बीजाणु चतुष्क। लेकिन बेटा ध्यान रखना है, ये जो लघु बीजाणु चतुष्क है इसको कहते हैं चतुष्फलकीय चतुष्क। क्या कहते हैं? चतुष्फलकीय चतुष्क। ठीक है। और ये चतुष्फलकीय चतुष्क पाया जाता है, इसका एग्जाम्पल अगर मैं कहूंगा तो ये है बेटा डाइकोट प्लांट्स, द्विबीजपत्रियों में। द्विबीजपत्रियों में लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया द्वारा जो 4 लघु बीजाणु बनते हैं वो किस आकृति में व्यवस्थित रहते हैं बेटा? चतुष्फल की आकृति में। इसलिए इसको क्या कहते हैं? चतुष्फल के चतुष्क कहते हैं। ठीक है। लेकिन अगर यहां देखो तो आपको चारों के चारों एक ही तल में दिख रहे हैं ना, इसको कहते हैं समद्विपार्श्व चतुष्क। या ये बनेगा या ये बनेगा, दोनों नहीं बनेंगे, पहले ही बोल दे रहा हूं। ठीक है। किसी किसी में बहुत सारे बनते हैं, वो अलग बात है। एरिस्टोलोकिया एलिगेंस में बहुत सारे बनते हैं, तो इसको कहते हैं समद्विपार्श्व चतुष्क। क्या कहेंगे? समद्विपार्श्व चतुष्क यानी आइसोबाइलेटरल टेट्राड। और ये मिलता है बेटा एक बीजपत्रियों में, मोनोकोट्स में। बेटा इसके अलावा और भी टाइप होते हैं, लेकिन उनका अपन वर्णन नहीं करेंगे, मैं केवल डायग्राम में बताऊं। तो कई बार 4 चतुष्क जो बनते हैं ना, साइड में बना रहा हूं बेटा ना, ये दोनों तो समझ में आ गए। तो लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया द्वारा एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से स्पोर टेट्राड बनेगा, यानी क्या मिलेंगे? 4 लघु बीजाणु बनेंगे जो आपस में चिपके हुए रहते हैं। अब वो कैसे चिपके रहते हैं उस पर भी बात करेंगे। हाँ, आपकी वेरी गुड बेटा आशिका, एनसीईआरटी में ये वाला है, इसलिए मैंने इस पे जोर दिया। मोनोकोट वाला ये चित्र दे रखा है। ये क्यों बना रहा हूं उसका कारण यही तो है, नहीं तो क्यों बनाऊं? मैं तो ऐसे बता दूं चल जाएगा काम। अब ध्यान दीजिएगा, कई बार ऐसा चतुष्क भी बनता है ना? कई बार ऐसा चतुष्क भी बनता है, ध्यान देना, दिमाग लगाना अगर हो तो। 1 2 3 और एक 4, इसको कहते हैं रेखीय चतुष्क। क्या कहते हैं? रेखीय चतुष्क। ठीक है, आपके काम का नहीं है। कई बार चतुष्क ऐसा भी बनता है, ध्यान रखना बेटा, जैसे हम बनाए इस तरीके से। इस टाइप का, इसको कहते हैं टी आकारीय चतुष्क। क्या कहते हैं? टी आकारीय चतुष्क। कोई नहीं पूछने वाला इस जन्म में तो, कम से कम नहीं। और अगर मैं कहूं इस टाइप का आपको दिखाई दे, अभी अपन को कितने दिख रहे हैं बीजाणु? 3 दिख रहे हैं ना बेटा? 4 हैं। 2 ईंटें ऐसे रखी, 2 ईंटें ऐसे रखी, तो अपन को साइड से तो 3 ही दिखेंगे। ठीक है। इस प्रकार का चतुष्क भी पाया जाता है, इसको कहते हैं डिकसेट टाइप यानी क्रॉसित। ये भी कोई नहीं पूछने वाला। आपसे अगर कोई पूछेगा तो केवल ध्यान रखना ये वाला और ये वाला ही ध्यान रखना है, इन पे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं, मेरे हिसाब से तो परेशान मॉड्यूल में है बेटा, मॉड्यूल में देख लेना, मॉड्यूल में केवल डायग्राम बने हुए, मॉड्यूल में वर्णन भी नहीं है। वर्णन भी नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा ये दोनों ध्यान रखिएगा ना बेटा। मॉड्यूल में वर्णन भी नहीं है ना, आपको एग्जाम्पल में ध्यान रखने की जरूरत है, लेकिन आप मॉड्यूल पढ़ेंगे तो वहां पर आपको लिखा होगा एरिस्टोलोकिया एलिगेंस में सारे प्रकार के चतुष्क पाए जाते हैं। मॉड्यूल में क्वेश्चन भी हो सकता है हो, लेकिन अब हटा दिए गए, पहले थे बेटा, अब जरूरत नहीं।
बेटा बता, मैं लिखा ही नहीं रहा हूं, आपको पता है, लेकिन आपके दिमाग में जो है ना, जो डाउट रहता है ना, वो तो क्लियर होना चाहिए ना बेटा अंकित। इसलिए मैंने कहा ये जरूरत ही नहीं है। और अलग अलग प्रकार के चतुष्क होते हैं, लेकिन आपको ये दोनों ध्यान देने, ठीक है बेटा। क्योंकि सारी पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती ना बेटा। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे अरे सर ने तो ये तो बताया नहीं, अरे पढ़ाया नहीं हमको, तो इसलिए मैं ज्यादा फोर्स नहीं करता हूँ, मैं तो उस पर फोर्स करता हूँ जो एनसीईआरटी कह रही है, ठीक है। बाकी करने को तो दुनिया पड़ी है, करिए, कितना करना है आपको, खूब है, ज्ञान की कमी थोड़ी है संसार में, ठीक है। ये दोनों ध्यान रखना। चलिए, तो फिलहाल यहां तक हो गया तो मैं लाइन लिखूं आगे। हाँ बेटा, 1 मिनट रुको, छोटा करूं क्या इसको? अभी बता रहा हूं, मैंने बता भी दिया, मैंने पूछा था, अभी मैं लिखाऊंगा। बेटा आपको पहले मेरी बात को सुनना है, पहले डायग्राम, पहले पूरा वर्णन कर लो, फिर मैं बता रहा हूँ, रुको। हो गया ना? हो गया, चलें आगे। चलो तो अब सुनो एक बार, पहले चलने से पहले सुनो। बेटा जब लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया द्वारा, अच्छा, आ रही है क्या इमेज, दिख रही है मेरी? हटा देता हूँ, लो, हटा देता हूँ। हम्म, हम्म। चलो अब मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। हाँ रोहित, हाँ बेटा। ठीक है, अभी लगा देंगे, पहले सुनो, अब सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा बेटा, सब लोग ध्यान से सुनिए। मैंने कहा कि लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया द्वारा, लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया द्वारा जब 4 लघु बीजाणु बनते हैं तो वो आपस में चिपके हुए रहते हैं। इनके बीच में ना कैलोज नाम की बहुशर्करा पाई जाती है। कैलोज नाम सुनी रखा है आप लोगों ने, याद करो, चालनी नलिकाओं में भी आया था, चालनी नलिकाओं में भी आया था कैलोज, ठीक है। तो ये कैलोज जो होता है उसके द्वारा ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं, और इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, लघु बीजाणु चतुष्क। लेकिन बेटा जब ये एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग कैसे होंगे, कि जब यहाँ पर कैलोज नाम की जो भित्ति है ये जब हट जाएगी तो चारों अलग अलग हो जाएंगे। और जब चारों अलग अलग हो जाएंगे ना, तो जब चारों को अलग अलग हम एक नाम दे देते हैं, बेटा ध्यान रखना, क्या कहेंगे, परागकण। क्या कहेंगे, परागकण। इस तरीके से पोलन ग्रेन कहेंगे। पोलन ग्रेन है क्या वास्तव में, जब लघु बीजाणु परिपक्व हो जाता है ना, तब उसको कहा जाता है। उसके विकास को अभी पढ़ेंगे, अभी थोड़ी देर में, पहले मैं लिख दे रहा हूं, ध्यान देना। लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया द्वारा निर्मित चारों लघु बीजाणु आपस में, हाँ, कैलेज नाम के एंजाइम की वजह से आपस में, हाँ तब बन जाएगा बिल्कुल पराग चतुष्क, बिल्कुल कह सकते हैं, आपस में कैलोज नामक भित्ति द्वारा जुड़े होते हैं तथा इन्हें लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। बाकी आप पराग चतुष्क भी कहोगे, गलत थोड़ी है बेटा, गलत कुछ नहीं है ना, गलत कुछ भी नहीं है कि हम कहें कि, वो तो थोड़ा सा है कि लघु बीजाणु परागकण में फर्क क्या होता है, वो है। अब ठीक है, जिन्हें लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं,
जब यह भित्ति घुल जाती है, कैलेज एंजाइम की वजह से होती है, घुल जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, तो लघु बीजाणु अलग अलग होकर किस रूप में डेवलप होंगे? अब बेटा, अब किस रूप में डेवलप होंगे? अलग अलग होकर पराग कणों के रूप में परिवर्धित होते हैं। और बेटा ध्यान दीजिएगा, जब इस समय परागकोश फट जाएगा तो एक बात ध्यान देना कि किसी भी लघु परागकण में, एक मैं डायग्राम बना रहा हूं, थोड़ा सा जल्दी बनाना पड़ेगा मुझे, है ना? तो जैसे अगर मैं मान लो परिपक्व परागकोश का डायग्राम आपको बताऊं, थोड़ा सा मैं जल्दी बनाऊंगा यहाँ, है ना? आप लोग ना बनाए तो भी चल जाएगा कि बुक में भी है, ठीक है? कोई जरूरी नहीं है कि बुक के अंदर भी है ना। तो अगर मैं कहूंगा तो ये, अगर परागकोश का जो चित्र जो देखेंगे, अब आप परिपक्व परागकोश की काट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा एक पाली में कितनी लघु बीजाणु धानियां होती है बेटे? बेटा एक पाली के अंदर कितनी लघु बीजाणु धानियां होती हैं? दो ना? हाँ तो बना सकते हो तो बना लो, लेकिन मैं कह रहा हूँ टाइम कम है ना, इसलिए अब बना लोगे तो बहुत बेस्ट है, इससे बढ़िया और काम क्या है? साथ में बना लो तो सबसे अच्छा काम है कोई, बस अपन को समझ में आना चाहिए, है ना? इतना भी नहीं कि समझ में बिल्कुल ही नहीं आए, बाद में पढ़ो तो लगे कि क्या बनाया है, परागकोश का चित्र था और लग कुछ और रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। ये तो पता हो क्या बना रहा हूं परागकोश में सबसे बाहर, आपको पता है कि सबसे बाहर जो कि अधिचर्म होती है, बीच बीच में फट जाती है बेटा, ये भी। अच्छा, उसके बाद में एंडोथीसियम तो होगी, ठीक है? एंडोथीसियम, मुझे कुछ खास बात बतानी है बेटा यहाँ पर आपको, इसलिए टाइम देखना पड़ेगा, अभी तो है टाइम। हाँ बेटा, कैलेज एंजाइम टेपिटम से सीक्रेट होता है, मॉड्यूल में सब लिखा है बेटा, मॉड्यूल में सब लिखा है, पढ़ने की इच्छा हो तो पढ़ना उसमें से, चिंता क्यों करते हो? ज्ञान का भंडार है अपने पास में। अभी थोड़ा सा मैं जल्दी से बता देता हूं ताकि क्या है कि अपना काम हो जाए, इसका टॉपिक जो मुझे बताना है। अब एक बात देखो, एक पाली के अंदर दो लघु बीजाणु धानियां थी ना बेटा, एक पाली के अंदर दो लघु बीजाणु धानियां थी, अब वो एक पाली की दोनों लघु बीजाणु धानियां मिल गई, देखो मिल गई ना बेटा, दोनों के बीच की दीवार हट गई है। होता है ना कई बार कि हमारे घर के अंदर दो परिवार रहते हैं, दीवार तोड़ दी जाती है, एक परिवार की तरह रह रहे हैं। तो अगर एक पाली के अंदर कितनी है लघु बीजाणु धानियां? दो। परिपक्व अवस्था में क्या होगा, एक पाली की दोनों लघु बीजाणु धानियां आपस में मिल जाएंगी, और जब बेटा वो मिल जाएंगी ना, तो उससे जो कक्ष बन रहा है ना, उसको कहते हैं पोलन सेक। क्या कहते हैं? पोलन सेक। तो इस प्रकार से परागपुट का निर्माण होगा, पोलन सेक का निर्माण होगा, और वो जो पोलन सेक होंगे उनके अंदर लघु बीजाणु, यानी बहुत सारे पराकण, लघु बीजाणु को ही पराकण कहेंगे मैच्योर कंडीशन में, तो वो ठसाठस भरे रहेंगे, एनसीईआरटी कह रही है ठसाठस भरे रहते हैं, देखना। अब एक बात और मैंने बताई थी, एंडोथीसियम की कुछ कोशिकाएं जो होती हैं जिनके अंदर क्या नहीं पाया जाता है बेटा? अल्फा सेलोज। आप देखना आपकी बुक में एनसीईआरटी में से पिंक कलर से ऐसे बना रखी है सेल्स, इस टाइप से, वो स्टोमियम सेल्स ही है बेटा।
एंडोथीसियम की कोशिकाएं ही हैं। देखो आ गई ना, ये स्टोमियम कोशिकाएं। तो फटने का काम कहां से हुआ, स्फुटन कहां से हुआ बताओ, इसी जगह से हुआ ना, और जगह से नहीं फटा। वही वाली बात है, जो कमजोर होगा वही तो टूटेगा, जो मजबूत होगा वो थोड़ी टूट सकता है। तो क्योंकि यहाँ की सेल्स जो थी उनके अंदर अल्फा सेलोज नहीं था, पिंक कलर में दिखा रखा है ना वो बेटा, वो एपिडर्मिस की लग रही है लेकिन है बेटा स्टोमियम सेल्स। थोड़ा मैं जो बता रहा हूँ उस पर भी थोड़ा ध्यान दे दो, है ना, मैंने भी कुछ बोला है ना। चलिए, और अंदर, अब इसके अंदर कौन सी लेयर आएगी बेटा, इसके अंदर कौन सी लेयर आएगी, अंतःस्थीसियम के अंदर कौन सी लेयर आएगी। लेकिन मैंने कहा ये परिपक्व डायग्राम, तो मिडिल लेयर होगी या नहीं होगी, परिपक्व चित्र है तो मिडिल लेयर होगी नहीं होगी। तो आपकी बुक में जो डायग्राम बना है ना उसमें मिडिल लेयर भी गायब कर दी गई है। क्यों, क्योंकि वो तो बेचारी अल्पकालिक होती है, थोड़ा बहुत टेपिटम की हेल्प जरूर कर देती है, वो अलग बात है, लेकिन अल्पकालिक होती है। टेपिटम की सेल्स को न्यूट्रिशन देने में हेल्प करती है वो, लेकिन ऐसा कहीं एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, मॉड्यूल में लिखा है। टेपिटम भी खत्म हो जाएगी, क्यों खत्म हो जाएगी बेटा, क्योंकि उसने पराग कणों को पोषण दे दिया। ठीक है, पराग कण को क्या दे दिया, पोषण दे दिया। अब बताइए यहाँ पर कौन भरे रहेंगे, हाँ अंदर कौन भरे रहेंगे, यहाँ ठसाठस, कौन ठसाठस, परागकण, परागकण। और जो जो फटने वाली जो धारी है, यानी डेसेंट लाइन जो है, वहां से बाहर भी निकलेंगे, और बाहर जब निकलेंगे तो परागण की घटना होगी नहीं होगी, यहाँ से बाहर निकलेंगे, हो सकता है कि वो किसी भी माध्यम से बाहर पहुंचाया जाए। चित्र समझ में आया या नहीं आया। इस जगह ना, यहाँ पर वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, यानी जाइलम फ्लेम आदि, जो पराग पालियों को जोड़कर भी रखते हैं। समझ में आ गया। तो बताओ ये क्या है, मैं नाम लिख रहा हूं, मुझे जवाब देना, मुझे तो जवाब दो, ये क्या है, जल्दी बताइए, जवाब दीजिए क्या है ये। वेरी गुड बेटा, पोलन सेक, पोलन सेक यानी परागपुट। ये क्या है, बताइए क्या है ये, हाँ स्टोमियम सेल्स। ये क्या है सबसे बाहर, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे ये क्या है, एंडोथीसियम। एंडोथीसियम की अलग से लेयर बनाई थी मैंने, कौन सी वॉल पर पाया जाता था, अल्फा सेलोस। बाकी ये जो डॉट डॉट कर दिया इसका वाला टेपिटम और अंतःस्थीसियम हो गई है खत्म। और उसके अंदर कौन भरे हैं बेटा, ये क्या है अंदर भरे हुए, पोलन्स, पोलन ग्रेन, परागकण। चले ये बताइए क्या है, ये पूरी स्ट्रक्चर क्या है ये बताओ, इसको क्या कहोगे, एक बिल्कुल पोलन, यानी लोब, लोब है ये बेटा, ये एक लोब, ये दूसरा लोब है। कहते हैं परागकोश में दो पालियां होती, तो एक पाली है दूसरी पाली है, ठीक है, पाली है, लोब। और अपरिपक्व अवस्था में इसमें दो लघु बीजाणु धानियां थी, इसमें दो लघु बीजाणु धानियां थी, ठीक है, याद आया, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था, द्विकोष्ठीय। तो बस एक लास्ट लाइन लिख देते हैं, परिपक्व पराकोश में, परिपक्व परागकोश में, यहां पर ने लघु बीजाणु जनन भी कंप्लीट कर लिया। परिपक्व पराकोश में प्रत्येक पाली, यानी जितनी भी लोब होती है ना, प्रत्येक पाली, दो पाली है ना, कि दोनों माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया यानी कौन, लघु बीजाणुधानियां, मिलकर किसकी रचना करती हैं बेटा, परागपुट बनाती हैं। ये रहा बेटा पोलन चैम्बर, बेटा डायग्राम में दिख तो रहा है, ये पूरा चैम्बर पोलन चैम्बर हो गया ना बेटा। तुम कहीं वहां जिम्नोस्पर्म में मत चले जाना मानस, वहां पोलन चैम्बर अलग होता है, वो तो बीजांड के ऊपर होता है, यहाँ पर पोलन चैम्बर ये है, ठीक है।
तो माइक्रोस्पोरेंजिया मिलकर क्या बनाती हैं? पोलन से, यानी परागपुट बनाती हैं, जिनमें कौन भरे रहते हैं? जिनमें परागकण भरे रहते हैं। ठीक है। अच्छा अब सुनो, ये हो जाए तो डन कर दो, तो आगे चलें। हाँ 1 मिनट रुक जाओ बेटा। जूम इन जूम आउट। चलिए अब एक बार ना ठंडे दिमाग से मेरे शब्दों को सुनो, केवल शब्दों को सुनना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रत्येक परागकोश में जो लघु बीजाणु धानियां होती हैं, उन लघु बीजाणु धानियों में लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं ने अर्धसूत्री विभाजन करके क्या बनाया? लघु बीजाणु बनाए ना। और वो जो लघु बीजाणु चतुष्क के रूप में व्यवस्थित थे। अब जो लघु बीजाणु है वो परागकण में बदलेंगे नहीं, बनेंगे? बदलेंगे ना। तो आखिर लघु बीजाणु से पराग कण का परिवर्धन कैसे होता है, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है। जूम आउट का मतलब कर दिया ना बेटा, जूम आउट। और कितना जूम आउट करें? फिर बारीक दिखेगा नहीं। नहीं बेटा, गलत जवाब। इसी का गलत जवाब। ठीक है। चलिए मैं अभी यहां पर सुना रहा हूं। मुझे बताइए लघु बीजाणु किसकी पहली कोशिका है? लघु बीजाणु किसकी पहली कोशिका है? जवाब दीजिए। लघु बीजाणु किसकी पहली कोशिका है? वेरी गुड, ये तो तुम लोगों को पता है। तो सीधी सी बात है ना, लघु बीजाणु क्या है? नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है। नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है। और जब लघु बीजाणु अंकुरित होता है तो किस क्या बन जाता है? परागकण। हम बोलते तो है लघु बीजाणु और परागकण को एक ही बात, ठीक है, लेकिन लघु बीजाणु परागकण शब्द में कुछ फर्क होता है। ठीक है बेटा, अभी लास्ट में दिखाऊंगा जाते वक्त। मयंक बोल देना, अभी रुक जाओ। तो आप हेडिंग डाल देना, पहले हेडिंग डाल दे रहा हूं, लघु बीजाणु या परागकण की संरचना। अभी मैं दोनों शब्द एक साथ यूज में ले रहा हूं, लेकिन फर्क है दोनों में। लघु बीजाणु या परागकण की संरचना, हेडिंग डाल दीजिए। ठीक है। कोई भी तुमसे पूछे ना लघु बीजाणु क्या है, तो आप बोलोगे नर युग्मकोद्भिद की पहली कोशिका का नाम है लघु बीजाणु। और परागकण क्या है? वो है तो नर युग्मकोद्भिद, लेकिन अपाशित नर युग्मकोद्भिद है। वो कैसे समझ में आ जाएगा आपको अगली क्लास में। फिलहाल मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, थोड़ा समझिएगा। हाँ, फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट इज माइक्रोस्पोर एंड द पोलन इज द रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट। ये डायग्राम मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आपकी बुक में जो डायग्राम है ना बेटा, उससे आपको क्या अलग अलग परतें नहीं दिखेंगी। और इस डायग्राम में आपको जो लघु बीजाणु या परागकण के जो भाग है ना, अच्छे से समझ में आएंगे। चाहता तो मैं बाहर वाली भित्ति ऐसे कंटक में नहीं भी दिखाता, लेकिन मैं जान के ही दिखा रहा हूं ताकि थ्योरी जो लिखी हुई है वो समझ में आ जाए।
चलिए, ये जो डायग्राम जो दिख रहा है, इसमें ये है सबसे बाहर की बाह्यचोल। बाह्यचोल को क्या बोलते हैं परागकण में? बाह्यचोल को इसको कहते हैं बेटा एक्साइन, है ना बेटा, एक्साइन। और अंदर वाली जो है ना, उसको कहते हैं अंतःचोल, यानी इंटाइन। इंटाइन के अंदर क्या मिलेगा भाई? सीधी सी बात है, पादप कोशिका है तो ये तो कोशिका भित्ति हो गई ना। तो इंटाइन के अंदर अपन को क्या मिलेगा? जीव द्रव्य मिलेगा। कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ, जीव द्रव्य कला से घिरा हुआ। कहने का मतलब है कि अगर बाह्यचोल जो है वो एक्साइन है, और जो है जो कि स्पोरोपोलेनिन से बनी है, इंटाइन जो है पतली उससे बनी है, ये सेल्यूलोज और पैक्टिन आदि से बनी, तो उसके अंदर की तरफ आपको प्लाज्मा झिल्ली का कवर दिखेगा। और प्लाज्मा झिल्ली से घिरा संपूर्ण भाग क्या कहलाएगा बेटा? जीव द्रव्य। और इस जीव द्रव्य में आपको दिखाई देगा बेटा क्या करें? ठीक है, ग्रीन नहीं है बेटा, स्किन प्रॉब्लम है, फिंगर्स में स्किन प्रॉब्लम है। टाइम हो गया क्या? चलो ठीक है। नहीं, सुई नहीं। चलो कल अपन बात करेंगे इसका स्ट्रक्चर, ठीक है? लेकिन किसी को अगर चाहिए पन्ने तो मैं स्क्रीन पे लगा दूं। हाँ, एक मिनट रुको, एक पेज नीचे गिर गया है, रुको दे रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ। बढ़िया से पढ़ाई करो बेटा, हमारी तो यही कोशिश रहती है कि हर बच्चा जो है ना बढ़िया से पढ़े, अच्छा कुछ करे। बस परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि कर नहीं पाते हैं सब लोग, है ना बेटा? चलिए, डायग्राम फर्स्ट पेज से दिखाना बेटा, ओ मतलब सॉरी बेटा, कौन से पेज से, कहाँ से स्टार्ट किया था अपन ने आज? एक बार दिखा दे रहा हूँ। हाँ, टाइमर हटा रहा हूँ बेटा, एक मिनट, एक मिनट रुक जाना। जिसको डायग्राम चाहिए और डायग्राम क्या नोट्स चाहिए वो भी दिखा रहा हूँ। मैं पेज कलेक्ट तो कर लूँ पहले। हाँ, आज अपन ने शायद यहाँ से स्टार्ट किया था ना बेटा, यहाँ से किया था, देखना एक बार किसी को अगर पता हो तो। यहीं से किया था, कल अधूरा हो गया था ना उससे आगे, है ना? चलो लेते जाओ। हो गया? यस बोल देना। चलो आगे चले। ये आपको बताया था कि भाई कैसे एंडोथीसियम होती है, ठीक है? उसके लिए चलिए, ये बात हो गई। ओके बेटा, बाय। राइट साइड से नहीं दिख रहा है, पूरा आ रहा है बेटा पेज। चलो थैंक यू बेटा। चलो फिर ये हो गया। आपके टेस्ट में आएगा, याद है? ये चैप्टर टेस्ट में भी आएगा बेटा। थैंक यू बेटा। चलो ये डायग्राम लास्ट, ये कट तो नहीं रहा बेटा? थैंक यू बेटा, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को भाई। कुछ अगर थोड़ी बहुत हेल्प हो रही है मेरी तरफ से तो
चलो अब लास्ट, ये वाला डायग्राम भी बना लेना बेटा ना, जिन्होंने नहीं बनाया ना बेटा। चलो बाय बेटा, बाय। कल डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, बाय। हाँ बेटा, अपने पास ही रखूंगा। बाय। मेरे हाथ में नहीं है बेटा, 1.5 घंटे की क्लास बहुत छोटी लगती है मुझे तो, लेकिन करें क्या, जो टाइम दे रखा है। ठीक है बेटा, बाय।